आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज को। रेस्टोरेशन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो इंग्लिश मोनार्की थी वो रिस्टोर हुई थी। चार्ल्स फर्स्ट है, उसको जब एग्जीक्यूट किया गया तो उसके बाद चार्ल्स सेकंड ने इंग्लैंड की कमान संभाली और जो इंग्लिश मोनार्की थी वो रिस्टोर हुई। तो लेट 17वीं सेंचुरी के कुछ वर्ष इसमें 1660 से लेकर 1688 तक का पीरियड है वो इसमें कवर होता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं कवर करने जा रहा हूं रेस्टोरेशन एज। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको इस एज की एग्जैक्ट डेट बता देता हूं जो ज़्यादातर लोग मानते हैं। 1660 से लेकर के 1688 तक इस एज को इंग्लिश लिटरेचर में रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। रेस्टोरेशन एज क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंग्लैंड में मोनार्की यानी कि राजतंत्र फिर से वापस आ गया था, रीस्टोर हो गया था, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज बोला जाता है। चार्ल्स सेकंड 1660 में इंग्लैंड का राजा बना और उसी के साथ इंग्लैंड में राजतंत्र वापस आया। लेकिन इसको मैं पढ़ा तो दूंगा दोस्तों, जैसे हर कोई पढ़ाता है कि 1660 से लेकर के 1688 के बीच में क्या हुआ, क्यों ये रेस्टोरेशन पीरियड है। लेकिन हमको इसका बैकग्राउंड भी जानना पड़ेगा कि राजतंत्र खत्म कैसे हुआ था इंग्लैंड से। इसके लिए आपको पहले एलिजाबेथन एज के बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों एलिजाबेथन एज पर मैंने पिछली वाली वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो देखी हो तो मैंने आपको बताया था 1603 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ हो गई। उसके बाद एलिजाबेथ फर्स्ट की डेथ के बाद में इंग्लैंड में 1603 से लेकर के 1625 तक जेम्स फर्स्ट राजा बन गया। जेम्स फर्स्ट के राज को कहा जाता है जैकोबियन एज। और दोस्तों इस एज में, जैकोबियन एज में, शेक्सपियर ने बड़े बड़े प्लेज लिखे, यानी कि ये शेक्सपियर के लिए बहुत ही अच्छी एज थी। इसी टाइम पर शेक्सपियर के बड़े बड़े प्लेज आए, यानी कि ट्रेजेडीज आई, और इसके बाद इसी टाइम पर शेक्सपियर का करियर भी खत्म हो गया और 1616 में शेक्सपियर की डेथ भी हो गई। शेक्सपियर की डेथ के बाद में दोस्तों ड्रामा में सबसे बड़ा नाम रह गया बेन जॉनसन का। इसके बाद में बहुत से लोगों ने जॉनसन की कॉमेडी के स्टाइल को कॉपी किया, उससे सीखा। अब दोस्तों 1625 में ये जैकोबियन एज खत्म हो गई। इसके बाद जेम्स फर्स्ट का घमंडी बेटा चार्ल्स फर्स्ट इंग्लैंड का राजा बना। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि जैकोबियन एज जब खत्म हुई तो इंग्लिश लिटरेचर में लेट रेनेसा चल रहा था। ये लेट रेनेसा 1625 से 1660 तक चला। लेट रेनेसा बोले तो इस वक्त मेटाफिजिकल पोएट्स आ चुके थे, जैसे जॉन डन और जॉर्ज हर्बर्ट। ये दोनों जने शुरुआती मेटाफिजिकल पोएट्स थे। इनके बाद में इन्हीं की सेकंड जनरेशन आई, सेकंड जनरेशन के मेटाफिजिकल पोएट्स, जिनके नाम थे रिचर्ड क्रैशो, एंड्रयू मार्वेल और हेनरी वॉन। अब दोस्तों चार्ल्स फर्स्ट जब इंग्लैंड का राजा था तो उस वक्त इंग्लैंड में एक घटना हुई, सिविल वॉर हुआ इंग्लैंड में, क्योंकि ये बहुत ही घमंडी था और इसके स्वभाव को पब्लिक पसंद नहीं करती थी। तो इंग्लैंड में 1642 से लेकर के 1651 तक सिविल वॉर हो गया और इस बीच 1649 में 1649 में चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया गया। यहाँ दोस्तों एक बात और नोट कर लो कि कुछ पोएट्स ऐसे भी थे जो चार्ल्स फर्स्ट को सपोर्ट करते थे, जिनको कैवेलियर पोएट्स बोला जाता था। अब दोस्तों ये कैवेलियर पोएट्स क्यों चार्ल्स फर्स्ट को इतना सपोर्ट करते थे? क्योंकि ये खुद भी ऊंची क्लास के थे और कुछ तो इनमें से चार्ल्स फर्स्ट के दरबारी भी थे। अब दोस्तों इस वक्त एक चीज़ और ध्यान रखना, रेनेसा खत्म हो रहा था। रेनेसा इस वक्त खत्म हो रहा था और इस खत्म होते रेनेसा के सबसे ग्रेट पोएट थे जॉन मिल्टन। तो दोस्तों इंग्लैंड में चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में एग्जीक्यूट कर दिया गया और फिर इंग्लैंड में कोई ऐसा राजा नहीं था जो राज कर सके। ध्यान रखना 1649 से 1660 तक इंग्लैंड में कोई भी राजा नहीं था और इस पीरियड को कहा जाता है इंग्लिश इंटररेग्नम, मतलब ऐसा पीरियड जब कोई भी राजा ना हो, अराजकता का काल। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर इंग्लैंड में कोई भी राज करने वाला नहीं था तो राज कर कौन रहा था? तो दोस्तों पार्लियामेंट और रिलीजन अलग अलग हाथों में गई सत्ता, यानी इस वक्त पावर आ गई प्यूरिटन्स के कंट्रोल में। पार्लियामेंट में एक बंदा अपॉइंट हुआ जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल। दोस्तों नाम याद रखना, ओलिवर क्रॉमवेल, जिसने 1653 से 1658 तक इंग्लैंड को बांध के रखा। लेकिन इसके टाइम पर इंग्लैंड की जनता खुश नहीं थी, उन पर रिलीजन को जबरदस्ती लादा जा रहा था। क्रॉमवेल लिबरेटर बनता बनता डिक्टेटर बनता जा रहा था, यानी कि तानाशाह बनता जा रहा था। लेकिन उसका राज ज़्यादा नहीं चला। 1658 में उसकी डेथ हो गई
और उसके बाद में प्यूरिटन्स की ताकत हो गई कमज़ोर, क्योंकि इस ओलिवर क्रॉमवेल का बेटा रिचर्ड इतना लायक नहीं था। उसको राजपाट में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो मुश्किल से खींच के 8 महीने तक राज चला पाया, शासन को झेल पाया, और वो खुद भी राज नहीं करना चाहता था। तो अब कोई और ऑप्शन नहीं था। 1660 में 1660 में चार्ल्स फर्स्ट के बेटे चार्ल्स सेकंड को ही वापस बुलाना पड़ा। दोस्तों, जब ये 20 साल का था चार्ल्स सेकंड, तब इसको इंग्लैंड से भगा दिया गया था, लेकिन ये फ्रांस में था तो इसको वापस बुलाया गया। ये वापस इंग्लैंड आया 1660 में, और इंग्लैंड में वापस राजपाट लाया, मोनार्की लाया, और मोनार्की यहाँ पे रिस्टोर हुई 1660 में। तो इसी को हम रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। यहाँ से रेस्टोरेशन पीरियड की शुरुआत हुई। हिस्ट्री दोस्तों पता होनी चाहिए, तभी जाकर के आगे की कहानी समझ में आएगी। अब दोस्तों, चार्ल्स सेकंड अपने फादर चार्ल्स फर्स्ट जैसा नहीं था। वो थोड़ा अलग था, वो बहुत अलग था, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट बहुत घमंडी था। चार्ल्स सेकंड जो था वो लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता था, वो थिएटर में इंटरेस्ट रखता था, वो फ्रांस से बहुत कुछ लाया। सबसे बड़ी चीज़ तो लिटरेचर में वो नयापन लाया। यहाँ इंग्लैंड में प्यूरिटन्स के टाइम पर थिएटर 18 सालों के लिए बंद हो गए थे। इसने उन थिएटर्स को वापस खुलवाया। सबसे पहला काम तो इसने क्या किया, थिएटर्स खुलवाने का। लेकिन इसी के साथ ये दोस्तों अय्याश भी बहुत था। अब दोस्तों, पॉलिटिक्स के बारे में मैंने आपको बहुत बता दिया, अब मैं लिटरेचर की बात करता हूँ। दोस्तों, लेट रेनेसा के ग्रेट पोएट थे जॉन मिल्टन। भले ही वो लेट रेनेसा से बिलोंग करते थे, लेकिन वो रेस्टोरेशन पीरियड से भी बिलोंग करते थे, क्योंकि उनके ग्रेट वर्क्स जैसे पैराडाइज लॉस्ट वो रेस्टोरेशन पीरियड में ही पब्लिश हुए थे। दोस्तों, जॉन मिल्टन रिलीजन पर भी लिखते थे और पॉलिटिक्स पर भी, लेकिन क्योंकि जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे और वो राजतंत्र के खिलाफ थे, तो इनको भाग भाग कर छुप छुप कर अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ी थी। और उसी पीरियड पे इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट भी लिखी थी, और दोस्तों उसी पीरियड में इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई थी, लेकिन बाद में इनको माफ़ कर दिया गया। मैंने पहले भी ये बात डिस्कस की है इनकी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। दोस्तों, ऐसे में एक और रिलीजियस पोएट थे इस वक्त के बहुत बड़े, जिनका नाम है जॉन बनियन, जिन्होंने अपनी एक रिलीजियस नोवेल लिखी थी द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसकी डिमांड आप ही में से बहुत सारे व्यूअर्स कर रहे हैं कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस पर। दोस्तों, ये इसी टाइम पर लिखी गई थी, इसी रेस्टोरेशन एज में। अब दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं बहुत ही ज़रूरी बात करने जा रहा हूँ। रेस्टोरेशन पीरियड में इंग्लैंड का किंग था चार्ल्स सेकंड, लेकिन लिटरेचर का किंग था जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन का दोस्तों बाकी सारे ऑथर्स से सबसे बड़ा नाम था। जॉन ड्राइडन एक पोएट, लिटरेरी क्रिटिक और प्लेराइट थे। इन्होंने पूरे रेस्टोरेशन पीरियड के लिटरेचर को डोमिनेट किया, उस पर राज किया था इस पीरियड में बड़े बड़े वर्क्स लिखकर। तो इस एज को ध्यान रखना, एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं, एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है इस एज को। और दोस्तों, ड्राइडन इस टाइम पर पोएट्री में हीरोइक कपलेट लाए थे, जिसका बाद में अलेक्जेंडर पोप ने यूज किया था। ड्राइडन एक्चुअली सटायरिक वर्क ज़्यादा लिखते थे। इनका एक फेमस वर्क है मैक फ्लैक्नो। दोस्तों, आपने इसका नाम सुना होगा। जॉन ड्राइडन से अलेक्जेंडर पोप बहुत प्रभावित हुए। मैं पहले पोप वाली एक वीडियो बना चुका हूँ, अलेक्जेंडर पोप वाली। उस वीडियो में मैंने ये सब डिस्कस किया था। दोस्तों, इसके अलावा इस टाइम पर एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे जॉन लॉक। वो अपने पॉलिटिकल वर्क्स लिखते थे। ध्यान देना, जॉन लॉक से ही प्रभावित होकर अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ था। आप में से किसी भी व्यूअर ने अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो जॉन लॉक का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइम के 5 लीडिंग ऑथर्स के नाम। 5 लीडिंग ऑथर्स में सबसे पहले जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन इस एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी फिगर। ध्यान रखना, ये हीरोइक कपलेट लाए थे पोएट्री के अंदर, जिसे आगे पोप ने यूज़ किया, अलेक्जेंडर पोप ने यूज़ किया, और इन्होंने ही इस टाइम पर लिटरेचर में सटायर को इस्टेब्लिश किया। दूसरे थे दोस्तों विलियम कॉन्ग्रीव, जो इस एज के बहुत बड़े प्लेराइट थे, और इसी के साथ ये ड्राइडन के चेले भी थे। अपनी कॉमेडीज़ लिखते थे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस एज में जा कर के सेक्स पर बात करना कॉमन हो गया था। प्यूरिटन्स के टाइम पर नहीं कर सकते थे। ये कॉमेडीज़ लिखते थे। जैसे इनका एक प्ले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लव फॉर लव और वे ऑफ द वर्ल्ड। तीसरे लीडिंग ऑथर थे जॉन मिल्टन। दोस्तों, जॉन मिल्टन क्योंकि एक प्यूरिटन थे, तो रेस्टोरेशन पीरियड में ये इतने पॉपुलर नहीं रहे। लेकिन बाद में मैं एक बात बोलता हूँ कि नाम नहीं इंसान का काम बोलता है।
लोग इनको बाद में पहचान गए कि ये कितने जीनियस थे। इनका जो वर्क है पैराडाइज लॉस्ट, वो आपको बहुत सारे सिलेबस में मिलेगा। इनकी लैंग्वेज ऐसी थी कि आने वाले पोइट्स ने इनसे इंस्पिरेशन ली और वो इनको जीनियस बोलते थे। चौथे दोस्तों विलियम वाइचरली, जो फ्रांस में रहे थे और फ्रांस के लिटरेचर से बड़े प्रभावित थे। और दोस्तों ये प्ले लिखने के पीछे इतने पागल थे, मतलब एकदम समर्पित थे। दोस्तों ये रेस्टोरेशन एज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले राइट्स में से एक हैं और इन्होंने भी कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर ज़्यादा फोकस किया। अब दोस्तों इनके दो सबसे फेमस प्लेज हैं द कंट्री वाइफ और द प्लेन डीलर। पांचवी दोस्तों सबसे ज़रूरी ऑथर एफ्रा बेन। दोस्तों ये बड़ी ही स्पेशल है क्योंकि पहली प्रोफेशनल वुमेन राइटर मानी जाती हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए जासूस का काम भी किया है और ये एक प्ले राइट भी थी। इन्होंने द रोवर नाम की फेमस कॉमेडी को लिखा है और इनकी एक बहुत ही फेमस नोवेल भी है जिसका नाम है ओरुनोको। कवर करेंगे कभी इसको भी। तो ये कुछ 5 बड़े नाम थे रेस्टोरेशन लिटरेचर के। अब दोस्तों इस एज में क्या क्या हुआ था, बहुत ही ज़रूरी बात है। इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सटायर, हीरोइक कपलेट, सोशल लाइफ, पॉलिटिक्स, फेथ, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई थी और रीओपनिंग ऑफ थिएटर्स और फ्रेंच लिटरेचर इंग्लैंड में आया था। ये कुछ बड़े बड़े काम हुए थे। दोस्तों ये रेस्टोरेशन पीरियड 1688 तक रहा क्योंकि चार्ल्स सेकंड की 1685 में डेथ हो गई थी। फिर उनका कोई भी जायज़ बेटा नहीं था, तो उनका एक भाई था जेम्स सेकंड, वो राजा बन गया। अब वो राजा बना तो हालांकि पब्लिक इसको भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि ये एक रोमन कैथोलिक था और कट्टर आदमी था। ये लास्ट रोमन कैथोलिक मोनार्क था इंग्लैंड का। 1685 में ये गद्दी पर बैठा, लेकिन 1688 में इसको हटा दिया गया, या फिर हम ये कह लें कि ये खुद ही हट गया क्योंकि ये खुद कट्टर था, कैथोलिक था। तो इसने क्या किया, प्रोटेस्टेंट्स पर जुल्म करने शुरू कर दिए। तो इसकी बेटी मैरी और इसका दामाद था विलियम ऑफ ऑरेंज, वो प्रोटेस्टेंट थे खुद दोनों। तो उनकी मदद से, उनके दम पर इसको हटाया गया। ये खुद अपना पद छोड़कर फ्रांस भाग गया था। और दोस्तों इसे ही इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है, जिसमें खून का एक कतरा भी नहीं बहा था और सत्ता बदल गई। और दोस्तों ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, ज़्यादातर स्कॉलर्स यही मानते हैं कि 1688 में जब जेम्स सेकंड ने अपना पद खुद से छोड़ दिया था, तब से ही रेस्टोरेशन एज ख़त्म हो गई। दोस्तों एक बात और बता देता हूँ वीडियो ख़त्म करते हुए, क्योंकि ये खुद रोमन कैथोलिक था तो ये प्रोटेस्टेंट्स पर जुल्म करता था। तो उस वक्त 1688 में ही इसका एक बेटा पैदा हुआ। तो जनता ये बात अच्छे से समझ गई, वो जानती थी कि उनको अब इस जेम्स सेकंड के बाद में कोई और रोमन कैथोलिक राजा नहीं चाहिए। तो उन्होंने खुद इसको हटाने की मांग की और दोस्तों ये फ्रांस भाग गया। इसके बाद रेस्टोरेशन एज खत्म।